Hello my dear student, this is Manoj Kumar and you are watching my channel Physics Guru M Kumar। तो आज है चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 44। तो देखिए पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, ओम का नियम क्या है और वैद्युत प्रतिरोध क्या है, इन टॉपिक्स को हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो आज हम बात करते हैं कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम किस प्रकार प्राप्त करेंगे, दैट इज डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए अगर हम एक चालक लें, यहाँ हम फिगर बनाते हैं इसको समझने के लिए। जैसे ये हमने एक कंडक्टर लिया है, इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं जो अनियमित गति कर रहे हैं, रैंडम मोशन, इसको भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। और अब हमने क्या किया कि इसके सिरों पर एक विभवांतर स्थापित कर दिया, यानी इसको किससे कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से। जब इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो इस चालक के सिरों पर एक विभवांतर स्थापित होगा, वहाँ वैद्युत क्षेत्र भी स्थापित होगा। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो मान लीजिए इस चालक की लंबाई है L और इस चालक का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वो कितना है, A। क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A मान लिया। जैसे ही बैटरी कनेक्ट करेंगे वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा, उसकी दिशा किधर होगी, इस दिशा में, वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में हो जाएगा। और इसके सिरों का जो विभवांतर है चालक के वो कितना है, V। तो देखें इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उस पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन अब एक दिशीय गति करने लगेंगे। तो मैं 4-5 इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूँ। और कितने वेग से गति करेंगे, अनुगमन वेग से। जब बैटरी कनेक्ट कर दी जाती है तो जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका वेग कितना हो जाता है, अनुगमन वेग के बराबर। ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। और ये इलेक्ट्रॉन इस सिरे से, मान लो ये सिरा P है, P सिरे से Q सिरे की ओर गति करने लगते हैं। ओके, बात समझ रहे होंगे भाई। तो जिससे इस चालक में इधर से इधर की ओर Q to P इस दिशा में एक वैद्युत धारा I प्रवाहित होने लगती है। ऐसे दिखा सकते हैं, I वैद्युत धारा इस चालक के अंदर प्रवाहित होने लगी। तो देखें मान लीजिए इस चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल n। लिखते चलते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं। अभी जो मैंने बात समझाई थी उसको आप थ्योरी में लिख लेंगे। चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की, कौन से इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई मैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मान ली, स्मॉल n। और चालक की लंबाई फिगर में वैसे सब मेंशन है लेकिन लिख देते हैं, चालक की लंबाई कितनी है, L है। चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ
परिच्छेद थोड़ा पहले से लिखना था, परिच्छेद का क्षेत्रफल, चलिए कोई बात नहीं, मैं आगे लिख दूंगा। ये कितना है, कैपिटल ए। तो देखें इस चालक के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों की बात हम करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब बैटरी नहीं लगाई थी उससे पहले अपनी अलग अलग ऊष्मीय वेगों से गति कर रहे थे, जो कि उनके प्रारंभिक वेग थे वो कितने थे, u1, u2, u3 एंड सो ऑन अप टू un। n इलेक्ट्रॉनों के वेग हमने ये लिख दिए। ये तो भाई अलग है, ये इसके इधर नहीं है, ये अलग बात हो गई। तो इन वेगों से वो गति कर रहे थे। ये बात कब है, जब हमने बैटरी से चालक को कनेक्ट नहीं किया है। अब हमने ये समझाया था कि ये इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं और दूसरे परमाणु आयनों या इलेक्ट्रॉनों से टकराते रहते हैं। तो दो टक्करों के बीच की जो दूरी होती है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ टकरा गया, दिशा बदलेगी, वेग भी बदलेगा। अनियमित गति बताई थी भाई हमने, ये ध्यान होगा आपको। अब यहाँ ऐसे कैसे भी बना सकते हैं, अनियमित गति हो रही है। तो ये जो टक्करों के बाद जो वेग हैं और दो टक्करों के बीच का जो समय है, दो टक्करों के बीच का समय क्या कहलाता है, टाव। टाव से रिप्रेजेंट किया था टाव1, अगली टक्कर का टाव2। इस तरीके से ये बात हम पहले समझा चुके हैं। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि इन इलेक्ट्रॉनों पर इस वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर। ये बात हम बाद में लिख देंगे भाई, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत क्षेत्र के कारण आरोपित बल, या वैद्युत क्षेत्र के द्वारा आरोपित बल, कैसे भी लिख सकते हो, आरोपित जो बल होगा F बराबर कितना होगा, QE होता है। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हम स्मॉल e से लिखते हैं, तो बल का मान कितना हो गया, स्मॉल e इंटू कैपिटल E। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब इस बल से ये इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करेंगे, तो त्वरण कितना होगा इन इलेक्ट्रॉनों में, त्वरण, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो त्वरण होगा A बराबर F अपॉन M। ये किससे निकाला, न्यूटन के नियम से। F बराबर ma से, A बराबर आ गया F बटे M। तो यहाँ अगर F का मान रख दें तो E बटे M। ओके, बात समझ रहे होंगे। ये क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनों का त्वरण आ गया, ठीक है। तो अब देखें, यानी इलेक्ट्रॉन इतने त्वरण से त्वरित गति कर रहे हैं, और मान लीजिए उनके बैटरी कनेक्ट करने से पहले जो वेग थे वो कितने थे, u1, u2, u3 एंड सो ऑन अप टू un। तो अब बैटरी कनेक्ट करने के बाद इनमें इतना त्वरण आ गया, और त्वरण आ गया, त्वरित गति करने लगे, उसके बाद इनका वेग बदलेगा। तो जो वेग होगा नया उसको निकालते हैं, और दो टक्करों के बीच के जो टाइम इंटरवल्स हैं टाव1, टाव2, टाव3 हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए देखें तो हम कौन सा सूत्र यूज़ कर रहे हैं, v बराबर u प्लस ए टी टाइम है। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए v1 कितना हो जाएगा, u1 प्लस त्वरण तो सबका समान होगा, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए वैद्युत क्षेत्र तो वही है, E ही है। तो A, और पहले इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम कितना लेंगे, टाव1। ऐसे दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए v2 बराबर u2 प्लस A टाव2। ऐसे ही तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए v3 बराबर u3 प्लस A टाव3 एंड सो ऑन अप टू vn बराबर un प्लस A टाव n।
ओके, इन सभी का हम योग कर देते हैं, या ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम इन वेलोसिटीज़ का जो बैटरी लगाने के बाद जो वेग प्राप्त हुए हैं इलेक्ट्रॉनों को, इन सभी का अगर हम एवरेज निकाल लें सॉरी, इनका औसत निकालें, तो वही औसत क्या हो जाता है, अनुगमन वेग। ठीक है भाई, मैं यहाँ लिखता हूँ, चलिए इनको ऐसे कर देते हैं। अनुगमन वेग जो होगा क्या होगा, इन सभी वेगों का औसत, क्योंकि ये बैटरी लगाने के बाद इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त हुए हैं v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 अप टू vn अपॉन n से डिवाइड कर देंगे, औसत निकल आया। अब इन सभी टर्म्स की वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो देखिए vd बराबर v1 की जगह क्या लिखेंगे, u1 प्लस a टाउ 1 प्लस v2 की जगह u2 प्लस a टाउ 2 प्लस u3 प्लस a टाउ 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू un प्लस a टाउ n और अपॉन n। ओके, अब ये दो लाइन में लिखना पड़ा तो मैं यहाँ लिखता हूँ vd बराबर, अब देखिए पहले पहले टर्म एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और दूसरे टर्म में देखिए ए कॉमन आ रहा है, तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि vd बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 अप टू un, और n तो सबके अपॉन है ही, अपॉन n। अब सेकंड टर्म्स देखते हैं, सेकंड टर्म्स में a कॉमन आ रहा है और ब्रैकेट में टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 एंड सो ऑन अप टू टाउ n अपॉन n। देखिए भाई, पिछले लेक्चर से पिछले वाले लेक्चर में, दैट इज इन लेक्चर नंबर 42 लेक्चर में मैंने ये बताया था कि ये जो ऊष्मीय वेग हैं इलेक्ट्रॉनों के बैटरी को आरोपित, बैटरी लगाने से पहले, तो उन सभी वेगों का औसत कितना आता है, 0। तो ये टर्म 0 हो गया। ओके, आप इस बात को लिख देंगे, दिस प्लस दिस, यानी दिस टर्म इक्वल्स टू 0। तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 0 हो गया। चलिए मैं लिखता हूँ, भाई आप लोग गलती कर सकते हैं, परंतु u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 अप टू un अपॉन n बराबर 0। तो ये टर्म 0 हो गया। ये भाई ध्यान आ रहा होगा आपको, नहीं तो लेक्चर नंबर 42 दोबारा देखिएगा या अपने नोट्स देखिएगा, उसमें हमने ये बात समझाई थी। तो vd बराबर ये टर्म 0 हुआ, तो vd इक्वल्स टू कितना रह गया, a। और ये जो टाइम इंटरवल्स हैं, दो क्रमागत टक्करों के बीच के जो टाइम इंटरवल्स हैं, इनका जब हम एवरेज, औसत या माध्य निकालते हैं तो वही समय क्या कहलाता है, श्रांतकाल। इसको भी हम लेक्चर नंबर 42 में पढ़ा चुके हैं। तो ये क्या हो गया, टाउ। तो a टाउ। इक्वेशन नंबर, देखिए हम एक काम करते हैं, ये इक्वेशन नंबर थी फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर थी सेकंड, इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब a की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से पुट करते हैं, तो vd बराबर क्या मिल जाएगा, vd बराबर e/m इंटू टाउ। ओके, ये अनुगमन वेग का व्यंजक आ गया, इक्वेशन नंबर 4। देखिए लेक्चर नंबर 42 में जब मैंने अनुगमन वेग पढ़ाया था, तब मैंने ये कहा था, ये व्यंजक मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। मैंने कहा इसको आगे पढ़ेंगे, जब ओम्स लॉ ड्राइव करेंगे तो तब समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा। अपना नोट्स उठा के देखिएगा, इसको मैंने डायरेक्ट लिखाया था कि ये अनुगमन वेग के व्यंजक हैं। अब देखें, चूंकि चालक की लंबाई l है और उसके सिरों का विभवांतर v है,
तो अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पर। तो देखें वी ई बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन एल। वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर में ये रिलेशन है, तो इसको यहाँ पुट करें तो वी डी बराबर कितना आ गया, ई वी अपॉन एम एल टाउ। ये भी एक्सप्रेशन मैंने डायरेक्ट लिखा था, मैंने कहा था आगे हम इसको पढ़ाएंगे, तो ये भी आपकी समझ में आ गया ये कहाँ से आया था। अब देखें एक रिलेशन हमने और पढ़ा था उसी लेक्चर नंबर 42 में, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच में संबंध, और वो संबंध क्या था, I बराबर एन ई ए वी डी। यहाँ से अनुगमन वेग की वैल्यू निकालें तो वी डी बराबर कितना आ जाएगा, I अपॉन एन ई ए, इक्वेशन नंबर 6। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 5 में यहाँ पुट करेंगे जिससे कि हम ओम्स का लॉ प्राप्त कर सकें। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों अब Vd की वैल्यू इक्वेशन 6 से इक्वेशन 5 में रखने पर, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, इस टर्म को मैं पहले लिख देता हूँ, Vd की वैल्यू बाद में लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। EV अपॉन ml टाउ बराबर, Vd का मान यहाँ से लिख दिया, अब Vd का मान यहाँ से लिख देते हैं, बराबर I अपॉन एन ई ए। अब देखें V और I एक तरफ कर लेते हैं, तो V अपॉन I हो गया, बाकी के टर्म इधर पहुँचाते हैं तो ml इधर जाएगा, ml अपॉन, देखिए नीचे एक E ये नीचे जाएगा और एक ऑलरेडी है और n है ही n, तो E हो जाएगा स्क्वायर A और टाउ भी नीचे ही आएगा, तो ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। अब यहाँ देखें इस चालक को, ये जो चालक हमने लिया था PQ, इस चालक की अगर हम भौतिक अवस्थाएं न बदलें, क्योंकि ओम्स के लॉ में भी ये बात आई थी, यानी उसकी हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या लेंथ यानी लंबाई या टेम्परेचर ये नहीं बदल रहे हैं, तो देखें m कांस्टेंट, l कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, श्रांतिकाल कांस्टेंट, ये सारे एक कांस्टेंट टर्म हो गए। तो इसकी जगह हम एक कांस्टेंट लिख सकते हैं, V अपॉन I बराबर R। ये क्या है, कांस्टेंट यानी नियतांक। तो देखिए आ गया ओम्स लॉ, यही ओम का नियम है, V अपॉन I बराबर R नियतांक होता है, जहाँ R क्या है, एक नियतांक है जिसे हम चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये पिछले लेक्चर में जब हमने ओम्स लॉ पढ़ा था तब हमने वैद्युत प्रतिरोध भी पढ़ा था, तो ये वैद्युत प्रतिरोध का एक नया व्यंजक प्राप्त हो गया, जहां वेयर आर बराबर इतना, जिसे क्या कहते हैं, चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और डिटेल हम वैद्युत प्रतिरोध के पीछे पढ़ चुके हैं कि इसका मात्रक ओम होता है, जिसे ओमेगा से लिखते हैं, अब वो बात बार बार चर्चा में नहीं ला रहे। तो अब यहाँ पर देखें, इसके बाद आप लोग लिख देंगे यही ओम का नियम है। तो ओम का नियम ड्राइव हो गया किसको बेस बना करके, अनुगमन वेग को बेस बना करके। अनुगमन वेग के आधार पर हमने ओम का नियम प्राप्त कर लिया है। तो इस ओम का नियम को प्राप्त करने में हमें कुछ महत्वपूर्ण रिलेशन भी मिले। एक तो हमें वैद्युत प्रतिरोध का व्यंजक मिल गया, वैद्युत विभवांतर के पदों में हमें अनुगमन वेग का व्यंजक मिल गया, और एक व्यंजक यहाँ और आया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के टर्म में अनुगमन वेग का हमें व्यंजक प्राप्त हो गया था। तो इस डेरिवेशन में हमें कुछ एक्सप्रेशंस भी प्राप्त हुए हैं। इन्हीं के आधार पर अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं।
जैसे पिछले टॉपिक में हमने वैद्युत प्रतिरोध की बात की थी, तो उसी टर्म को आगे बढ़ाते हैं। वहाँ इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि उस समय हमारे पास ये एक्सप्रेशन नहीं था। तो अब हम क्या देखेंगे कि वैद्युत प्रतिरोध को कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको इफेक्टेड कर रहे हैं, यानी वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले हम कारकों को पढ़ेंगे अब। लेकिन उससे पहले चलो बाद में ले लेना स्क्रीनशॉट, ये तो आपने ले लिया था इसका शॉट। तो अगला टॉपिक क्या रहेगा अपना कि वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स affecting electric resistance। यानी वो कौन कौन से कारक हैं जो इसको प्रभावित कर सकते हैं। तो देखें, अभी हमने एक्सप्रेशन पढ़ा कि R बराबर ml अपॉन n² a टाउ। इस एक्सप्रेशन से देखिए कि R जो है, अब देखें यहाँ पर m तो कांस्टेंट है। m कांस्टेंट कैसे हो गया कि जो हमारे पास चालक है, जो हमें चालक दिया हुआ है, उसको अगर हम खींच के बड़ा कर दें, पतला कर दें, या पिघला के दोबारा उसको छोटा कर दें, यानी उसके शेप में चेंजिंग कर दें, आयतन में चेंजिंग कर दें, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा, तो हम उसकी लंबाई चेंज कर सकते हैं, एरिया बदल सकते हैं। तो इससे जो नंबर डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व है, वो बदल जाएगा, और टेम्परेचर बदलने से टाउ भी बदलेगा। अभी समझाएंगे थोड़ा। तो ये चीज़ें इसको प्रभावित कर रही हैं। तो मैं पॉइंट से लिखता चल रहा हूँ। थ्योरी आप लिखेंगे कि किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध मतलब उपर्युक्त व्यंजक से स्पष्ट है कि उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या लिखेंगे? उपर्युक्त व्यंजक से स्पष्ट है कि किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी लंबाई पर निर्भर कर रहा है। दैट इज R प्रोपोर्शनल टू L। यानी जैसे जैसे चालक की लंबाई बढ़ाते जाएंगे उसका वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। सेकंड पॉइंट, इसको लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी तार जितना पतला करते जाएंगे, एरिया घटाते जाएंगे, प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा। वैद्युत प्रतिरोध किस पर डिपेंड हुआ? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड हुआ, उसके व्युत्क्रमानुपाती हुआ। तीसरा फैक्टर रहेगा कि R नंबर डेंसिटी के व्युत्क्रमानुपाती हुआ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व, यानी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वैद्युत प्रतिरोध उतना ही कम होगा, यानी वो उतना ही अच्छा कंडक्टर हो जाएगा। यानी जितने ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन उसकी चालकता उतनी ही ज़्यादा, प्रतिरोध उतना ही कम। तो व्युत्क्रमानुपात रहा। चौथा पॉइंट, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि R प्रोपोर्शनल टू 1/τ श्रांत काल के व्युत्क्रमानुपाती हुआ। यानी श्रांत काल अगर घट जाए किसी तरीके से तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। व्युत्क्रमानुपात है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे हमारे पास एक चालक था, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स थे। ओके, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे? गति कर रहे थे। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रिलेशन है संबंध टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, ऊष्मीय वेग बढ़ेंगे, ऊर्जा बढ़ेगी उनकी, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी तेजी से चलने लगेंगे, तो उनके टकराने का समय कम हो जाएगा, यानी बहुत शीघ्रता से टकराने लगेंगे, यानी टाव घटने लगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर टाव कैसा होने लगा? घटने लगा। तो वैद्युत प्रतिरोध बढ़ने लगेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ताप के बढ़ाने पर चालक का वैद्युत प्रतिरोध घट जाता है। ये इसकी टेम्परेचर डिपेंडेंस भी कहलाती है कि वैद्युत प्रतिरोध की ताप पर क्या निर्भरता है। तो ये पॉइंट्स
उम्मीद है समझ में आ गए होंगे कि वैद्युत प्रतिरोध इन राशियों पर निर्भर करता है। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो एक बार मैं फिर एक बात बताऊंगा कि ये श्रांत काल का संबंध किससे है? टेम्परेचर से। तो अब हम अगले लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करेंगे और ये देखेंगे कि टेम्परेचर के साथ वैद्युत प्रतिरोध किस तरीके से बदलता है। अभी मैंने बताया अगर चालकों की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने से टाव कम होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी ताप बढ़ाने पर सीधा सीधा क्या हुआ कि प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। चलिए इसको डिटेल में कल पढ़ेंगे कि चालकों के लिए कैसे बढ़ेगा, अर्धचालकों के लिए क्या होगा, मिश्र धातुओं के लिए क्या होगा, अर्धचालकों के लिए व्यवहार ताप का प्रभाव क्या होगा, क्या एक सा होगा प्रभाव या अलग अलग होगा। ये बातें सब कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो थोड़ा लेंदी होता है। इसलिए मन लगा के पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। और अगर पढ़ाई समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए करिए। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।